आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज एक ऐसे बुजुर्ग से भेंट करवा रहे हैं जो बड़े लंबे समय से एक विशिष्ट कार्य में लगे हैं। ये विशिष्ट कार्य की प्रेरणा भी उनके पास वहाँ से आती है जहाँ से बाबा साहेब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लिखते हैं। लेकिन उसका एक फॉर्मूला, वैसे अभी हम जो ये बात कर रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, उस लेखक का परिचय आपको दे रहे हैं। दरअसल वे अपने आप को लेखक नहीं मानते, वे एक कार्यकर्ता मानते हैं और एक जिम्मेदार कार्यकर्ता मानते हैं। जी हाँ, हम सबसे मुखातिब है मध्य प्रदेश के तिरोडी से आते हैं पी.के. रामचंद्र साहब। एक प्रसिद्ध लेखक है, चिंतक है, समाज सेवक है और लेखक इस दृष्टि में कि उनकी बहुत सारी पुस्तकें नहीं हैं, पुस्तकें मात्र 3 हैं। उसमें भी एक आलेखों का संग्रह है और 2 पुस्तकें जो बड़ी फेमस है पूरे देश में, लेकिन अपने आप में एक विशिष्टता को लिए हुए है। और इसी विशिष्टता ने आज पी.के. रामचंद्र साहब के पास हमको लेकर आए हैं। तो आइए आज विशेष में इस वयोवृद्ध लेखक से, एक वयोवृद्ध समाज शास्त्री से और एक वयोवृद्ध समाज सेवक से मिलते हैं। जय भारत, जय संविधान, सत्यमेव जयते, नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। पी.के. रामचंद्र, ऐसे नाम साउथ में दिखते हैं, आप मध्य प्रदेश में इन नामों के साथ खड़े हैं। क्या इन नामों का कोई विशिष्ट प्रयोजन है? साउथ में जो दिखते हैं जी, उसको कोई भी आदमी वैज्ञानिक नहीं कह सकता। अच्छा। कारण कि वो पहले पिताजी के नाम का इनिशियल लिखते हैं और बाद में फिर वो अपना नाम लिखते हैं। बहुत सी जगह गांव का भी नाम लिखा जाता है। हाँ, कई बार हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों के नाम मैंने के साथ। जो खोज किया है ये वैज्ञानिक है। डीएनए के आधार के ऊपर पी.के. रामचंद्र बना। अच्छा। पी से मेरी माँ का नाम है क्योंकि उसका डीएनए मेरी बॉडी में है। के.सी.पी. मेरे पिताजी का नाम है क्योंकि उनका भी डीएनए है और रामचंद्र मेरा नाम है। चलिए, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। हम आपको याद दिला देते हैं कि पी.के. रामचंद्र साहब जातियों के विनाश का एक राष्ट्रीय प्रोग्राम लेकर चले हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पुस्तक लिखी है जाति की शव यात्रा, और एक दूसरी पुस्तक उनकी आती है कि भारत के वंश पर जाति का दंश। वैसे ये आलेखों का संग्रह है और दूसरा जो है ये इसका संकलन किया है। लेकिन पी.के. रामचंद्र साहब जिस पुस्तक को लिखते हैं वो पुस्तक है जाति की शव यात्रा। देखिए, उसके बिल्कुल एक टैगलाइन में लिखते हैं कि विश्व में जाति उपजाति व्यवस्था मिटाने का आविष्कार। देखिए, 2 चीज़ें, एक तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के विनाश पर यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर वो जो भाषण उनका, जो जातक पातक तोड़क मंडल जो था, जहां उनको भाषण देना था वो नहीं दे पाए और उस भाषण को फिर उन्होंने छपवा कर लोगों में बांट दिया। एक दूसरी बात हमारे सामने आती है कि जिसमें ये जाति व्यवस्था को मिटाने का आविष्कार, तो हम इस समय पी.के. रामचंद्र साहब से समझेंगे। पी.के. रामचंद्र साहब, एक बात, आपने पुस्तकों के शीर्षक जो है ना बड़े विचित्र से दिए हैं और बड़े विशिष्ट तो है, बड़े आक्रामक भी है। जैसे कि जाति की शव यात्रा, पंचशील मिसाइल। आप पंचशील मिसाइल लिखते हैं। पंचशीलों को लोग अपने जीवन का अंग समझते हैं कि भाई इसे अंगीकार करने के लिए हमने स्वीकारना चाहिए। आप उसको मिसाइल लिखते हैं, क्यों? इसलिए कि उन बातों को हमें अपने जो हमारे में दुर्गुण है ना उस पर चलाना है। अच्छा। बाबा बुद्ध ने तो लिख ही दिया, पर उसको सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, उसको अपने जीवन में उतारना है। तो जीवन में उतारना कठिन होता है। जैसे मिसाइल एक बहुत पावरफुल चीज़ है, जिस पे भी गिरती है उसको ख़त्म कर देती है। तो ये विचारों की मिसाइल है जो तुम्हारे में दुर्गुण है वो मिटा देगी। आप इसको लोगों में जब लेकर जाते हैं ये पुस्तक, तो इस पुस्तक पर प्रतिक्रियाएं भी तो आती हो? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया। इवन मैंने किताब सभी को दिया, सभी जाति और धर्म वालों को दिया, ब्राह्मण को क्या, ओबीसी को, सबको दिया और सभी ने बोला तो सभी के लिए लागू होता है। पर पेंसिल मिसाइल किसको पसंद नहीं है? बुद्ध का पेंसिल हर एक को पसंद है जी। और विश्व के हर एक संविधान में है पेंसिल।
विश्व के हर एक धर्म ग्रंथ में ही पंचशील ढूंढ के देखो, मिल जाएगा आपको। एक बात है पीके रामचंद्र साहब, बहुत कम आपकी पढ़ाई हुई है, मतलब जिसको एकेडमिक स्टडी कहते हैं, पाठ्यक्रमों वाली पढ़ाई जो स्कूलों में जाकर कॉलेजेस में जाकर पढ़ते हैं। आपने ऐसी पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो लेखन का तरीका है, हमने इन तीनों पुस्तकों में जब देखा उसे, तो उसकी एक गहरी संवेदना के साथ वो आता है। ये क्या आपने विकसित किया या फिर ये पहले से आपके पास था? नहीं, ये तो विकसित किया ना, वक्त ने इसको विकसित कर दिया। वो क्या वजह थी कि आपको इसे विकसित करने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हर व्यक्ति जो अपने समाज में, दलित समाज में पैदा हुआ, उसको पैदा होते से मरते तक सहन नहीं करना पड़ता है, कहीं रास्ता ही नहीं मिलता इसका। बाबा साहब ने तो लिखा है जाति की शव यात्रा में, मेरी जाति के विनाश में, मेरी तरह से नहीं तो अपनी तरह से जाति को जड़ से उखाड़ के फेंक देना, इसमें कोई काम ही नहीं कर रहे। सब जातिवाद है, जातिवाद है, जातिवाद मिटाना, ऐसी बात करते। जातियों को जड़ से उखाड़ना है तो तुमको सरनेम भी उखाड़ना पड़ेगा। जातियों को उखाड़ दोगे, लिखोगे नहीं और सरनेम लिखोगे तो सरनेम ही तो असली दर्द है। कभी कभी आप राज्यसभा में सुनते हैं ना, जाति और सरनेम है असली दर्द, किस सरनेम वाले को कहाँ तक लेके जाना और वहाँ रोक देना। अच्छा, ये ऊंचे जाति वालों के हाथों में। आप क्या फॉर्मूला बनाते हैं इसका कि जाति का इस तरह से विनाश होगा, जाति की ऐसे शव यात्रा निकलेगी? हाँ, इसके लिए और इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है, एक लेखक के रूप में, एक बुजुर्ग के रूप में, एक वयोवृद्ध साहित्यिक के रूप में? आप इस पूरे प्रश्न को कैसा देखते हैं? आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीना विश्व के प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम भारत के लोग जाति और सरनेम के कारण से सम्मान से जी नहीं सकते। ये मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। जी, सिर्फ सरनेम मिटाने से काम नहीं चलेगा, वो रिकॉर्ड में है। जब पूछा जाता तुम काय में आते हो तो कलेजा चीर जाता है बताते समय। हम शॉर्ट के एंड में बताते हैं हम एससी में आते हैं, अरे एससी में काय में, तब जाति बताते टाइम कैसा लगता है। वो दर्द मैंने सड़क पे ला कर दिया। ये लड़ाई आत्मसम्मान और स्वाभिमान की है, रोटी की नहीं है। सम्मान की लड़ाई है। जाति और सरनेम मिटने के बाद आदमी सिर्फ भारतीय और भारतीय रह जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसके लिए हम अपने माँ और बाप की औलाद है। साइंस ने बता दिया कि माँ और बाप का डीएनए हर एक की बॉडी में है, तो क्यों ना माँ और बाप के नाम के साथ अपना नाम लिखा जाए। मामला क्या था, वही माँ का नाम, वही बाप का नाम। मैंने तो ऐसे हजारों लोगों का ये देखा, पीके रामचंद्र बहुत मिल जाएंगे, पी से पार्वती नहीं मिलेगी, के से किशन नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिला। मैंने जितने भी अपने लाइफ में लोगों से मिला, एक ही नाम के नहीं के सरनेम मिल जाएंगे, आर के मेसराम बहुत से मिल जाएंगे आपको, पर सरनेम वाले जी। पर फिर वो बोलते यार वो कौन से, फिर उनको नामच लेना पड़ता है। आपको क्या क्यों लगता है ऐसा कि ऐसा करने से जातियों का विनाश हो जाएगा? बिल्कुल, जब भारत के लोग इसको चाहेंगे कि यार सम्मान से जीना है तो जातीय सरनेम मिटाना है, तो लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत बना लो। वो धारा 368 है इसके लिए संविधान की, कि लोकसभा में 2/3 बहुमत हो जाए तुम्हारा, 16 विधानसभाएं बहुमत में आ जाए, तो ये मिट जाएगा। जैसे जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी इसी बेस पे लागू हुआ ना, कि लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा की जरूरत नहीं पड़ती। जनता के चुने हुए लोग लोकसभा में और विधानसभा में वो पास हुआ, जीएसटी लागू हो गई। ऐसा जनता में जाना है, चुनाव लड़ना है, वही लोग वोट देना जो जाति और सरनेम मिटाना चाहते हैं। लोग देखिए कितने वोट मिलते हैं, धीरे धीरे लोगों का स्वाभिमान जाएगा। हम तो स्वाभिमान की परिभाषा ही भूल गए, हमने तो अपमान को ही स्वाभिमान समझ लिया है। सच्चाई तो ये है, हमको फुले साहब बोले तो अच्छा लगेगा, हमको राजन बोले तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारे मस्तिष्क से कब्जा कर लिया है, हम मानसिक गुलाम हो चुके हैं। हमको इस गुलामी से निकलना है तो जाति और सरनेम मिटाना है। और अब कोई राजा रहता तो एक लाइन का वाक्य लिख के पास कर देता अपने मंदिर में, पर ये राजा नहीं, ये लोकतंत्र है ना। ये लोकतंत्र के माध्यम से जिसको मिटाना पड़ेगा, लोगों में जाना पड़ेगा। क्या यहाँ की बहुसंख्यक जनता मिटाना चाहती है? क्या एससी एसटी ओबीसी अपनी जाति और सरनेम मिटाना चाहती है? मिटाना चाहती तो मिट जाएगी, बहुत बन जाएगा जनता के माध्यम से। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? क्योंकि हमने तो आपको एक लेखक के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जब आपको देखते हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि क्या लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार है? आज नहीं है तैयार,
परंतु धीरे धीरे जब साल 2 साल 5 साल चिंतन करेगा सम्मान की जी। तब तैयार हो जाएगा। और SC/ST OBC तैयार हो जाएगा, ये मुझे पूरी गारंटी। और मेरा टारगेट तो वही लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़ाओ, चर्चा का विषय बनाओ। ये चर्चा का विषय नहीं बनाना, चर्चा का विषय क्रिकेट है हमारे देश में। मतलब जातियों का विनाश ये चर्चा का विषय होना चाहिए। होना चाहिए जाति का विनाश, और उसका इसलिए विनाश करना है कि हमको आत्मसम्मान की जिंदगी जीना है। आपने बड़े लंबे समय से इन पुस्तकों को लोगों के पास पहुंचाना शुरू किया, हाँ। तो इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं नहीं, आप? प्रभाव से नहीं मिला, क्योंकि बहुत टाइम लगता है चिंतन मनन को इसके। अच्छा। कोई भी PhD वाला भी नहीं समझ पा रहा है। मेरे पास तो ऐसे हुए PhD के लोग आए, मानने को तैयार नहीं थे, पर साल भर के बाद बोलते नहीं तुम सही हो, अब हम तुम्हारे ऊपर PhD करेंगे बोले। ऐसा बोलने वाले भी लोग आए, PhD वाले लोग। अच्छा। कि अब तुम्हारे पे PhD होना चाहिए, इतनी बड़ी सोच कैसे आ गई तुम्हारे दिमाग में, जो भारत में किसी के दिमाग में नहीं है। आप अगर इसको विस्तार से अगर समझाना चाहें तो इस सोच को कैसे समझाएंगे आप? वो किताबें है मेरी, पढ़ नहीं, लिए। वो तो है, और लेकिन हमारे दर्शकों के लिए अगर इस बात को तो मैंने जो समझाना कुछ आपको बोला दर्शकों के लिए बोला, दर्शक जो देख रहे हैं मेरे को जी, आज, उन्होंने अच्छे से करना चाहिए। बस अपने नाम बदलना तो नहीं है, क्योंकि नाम तो रखा जाता है, बच्चा पैदा होता रखा जाता है, और उसके साथ उसकी जाति और सरनेम चलती रहती है। अब वो बदलना है कि अब हमको अपने माँ का नाम का इनिशियल लिखो, अपने पिताजी का नाम, अपना पूरा नाम लिखो। इससे बड़ी पहचान की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा जब सभी लोग सोचने लग जाएंगे, ऐसे है मिले ना मेरे को, जिन्होंने किताब पढ़े, जिनको मैं जानता नहीं, टेलीफोन नंबर करके बोले आप हाँ। PK रामचंद्र, बोले हाँ आपने जाति के शोध लिखे, बहुत अच्छी किताब लिखे सर, बोले मैंने इसको मेले में खरीदा और अभी लॉकडाउन लगा तो भी पढ़ रहा हूँ, बोले इतना बढ़िया फार्मूला दिए बोले। पर वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट मिले मेरे को। हाँ, एक वकील मिले, प्रोफेसर मिले, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग मिले। अच्छा, इसमें आपको एक कोई बात ऐसी नजर आती है कि लोग जो अपने नाम इस तरह से लिखने लगेंगे तो वो किस सरनेम से पहचाने जाएंगे? काहे के लिए सरनेम चाहिए? अच्छा। नाम से ही पहचान होना चाहिए हमारी। मतलब आप ये चाहते हैं कि उसका हर सरनेम व्यक्ति से कोई तो पहचान पूरा नहीं नहीं, सरनेम यानी जाति। हम्म, सरनेम को हिंदी में, इंग्लिश शब्द है, हिंदी में उपजाति कहते हैं। जैसे कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर होता है ना, उस टाइप का ये हो गया। भाई डिप्टी कलेक्टर तो कलेक्टर रहेगा, जाति है, उपजाति है तो जाति भी है ना, इसलिए उपजाति की जरूरत नहीं है। वो तो बहुत बुद्धिमान आदमी था जिसने जाति और उपजाति बना दिया। बहुत बुद्धिमान आदमी होगा वो, साधारण आदमी नहीं होगा। इतना बुद्धिमान आदमी होगा कि उनको हमेशा के गुलाम कैसे बनाया जाए। लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो थोड़ी सी जाति के बारे में सोचेंगे, इसलिए उपजाति भी बना दिया उसने। मेरी एक कविता इसके बारे में, शायद आप मिली कि नहीं पढ़ी जी, बोलिए ना आप। सुनाऊं? जी बिल्कुल सुनाएं। जाति तू जाति क्यों नहीं, जब तक तू जाएगी नहीं इस देश में समानता आएगी नहीं। तू इस देश में समानता होने नहीं देती, तू इस देश में भाईचारा होने नहीं देती, तू इस देश में बंधुत्व को रोकती है, तू दो लोगों में मित्रता होने नहीं देती, तू इस देश के में न्याय नहीं होने देती, तू भारत के देश के प्रत्येक नागरिक के खून में समा गई है। छाया की तरह जैसे तू प्रत्येक व्यक्ति के साथ चलती है। तूने देश में ऊंच नीच का भेद कर दिया है। कैंसर, टीबी, मलेरिया आदि जानलेवा बीमारी के जीवाणु मारने की दवा बन गई है, परंतु तुझे समाप्त करने की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। भारत पोलियो मुक्त हो गया है, परंतु भारत को जाति मुक्त करना है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत से नेता मतलब ये भी एक राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान तो मेन ये है। बहुत से नेता भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। देश का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं है, परंतु देश का प्रत्येक व्यक्ति जाति से ग्रसित है। उसको जाति रोधक वैक्सीन भारत में ही बनाना होगा, वह तुझे इसकी दवा विचारों के माध्यम से पिलाना होगा। तूने मनुष्य के मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया है, तू दिखाई नहीं देती, तेरे जीवाणु मस्तिष्क से निकालना होगा। अब यह वैक्सीन बन गई है, तूने जाति के साथ उपजाति भी बना ली है। अब और ज़्यादा भारत तुझे सहन नहीं करेगा और अपने अपमान की जिंदगी से जल्द ही निजात पा लेगा। प्रतिवर्ष प्रेम विवाह वाले तेरे नाम की बलि चढ़ रहे हैं। जाति नाक का बाल बन गई है। शादी के लिए तेरे कारण कितने परिवार के लड़के लड़कियां शादी की उम्र पार कर गए हैं। वे सब तेरे कारण से त्रस्त है, तुझे फांसी पर झूलते देखना चाहते, क्योंकि लाखों लोग तेरे कारण मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अपने नाम के आगे माँ एवं पिताजी के नाम का पहला अक्षर लगाइए, उसके बाद अपना नाम लिखिए। माँ पार्वती पिता किशन का बेटा PK रामचंद्र बन गया। माँ पार्वती पिता किशन का बेटा PK रामचंद्र बन गया। जाति शर्म त्याग के एक भारतीय नागरिक बन गया। क्या
भारत के लोगों तुम ऐसा बन पाओगे या जिंदगी भर क्षुद्र ही रह जाओगे? ये सवाल है आपका। क्षुद्र कभी स्वर्ण बन नहीं सकता और जाति सरनेम समाप्त के बिना सम्मान से जी नहीं सकता। पत्नी को चाहिए कि वह अपने माँ पिताजी एवं पति के नाम का पहला अक्षर लिखे एवं उसके बाद अपना नाम लिखे। यही है जाति एवं सरनेम मिटाने की पावरफुल मिसाइल जो हमें स्वयं पर चलाना है और ऐसे भारत का निर्माण करना है। पूर्ण विश्व में भारत का यह फार्मूला लागू करना है एवं विश्व से यह विवशता मिटाना है। विश्व बंधुत्व का नारा बुलंद करना है। जय भारत। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि जातियों के साथ एक दिक्कत तो ये भी है कि जातियों के आधार पर हमारी समाज व्यवस्था में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, हमारे आरक्षण की व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। आप इसका समाधान कैसे खोजते हैं? जाति सरनेम समाप्त हो जाएगी तो ये सब समस्या ही खत्म हो जाएगी। शादी ब्याह भी खत्म हो जाएगी। एक लड़के को एक लड़की की जरूरत है। आज मस्तिष्क में जाति भर, इसलिए जाति का लड़का ढूंढ रहे और जाति का लड़का नहीं मिलता तो इसके लोगों की उम्र ही पार करेगी। 25-30 में शादी होना है। हमारे यहाँ तो 42 साल के लड़कियाँ हो गई है, नहीं मिल रहे जाति के लड़के। सबका समाधान ही जातियों को, जाति को जड़ से समाप्त करना। तो आरक्षण के लिए तुमको गरीबी के बेसिस पे आरक्षण होगा। तुम गरीब से अमीर बन जाओगे पर दलित से स्वर्ण नहीं बन सकते। कितना भी पैसे वाले हो जाओ, सम्मान ही पा नहीं सकते। ये सम्मान की लड़ाई है, रोजी रोटी की और शादी ब्याह की लड़ाई नहीं है। इतने दिनों में आपकी इस बात को समझकर कितने लोगों में परिवर्तन आया होगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, परिवर्तन नहीं। किसी ने आपके पास ऐसी कोई गवाही पहुंचाई कि हमने आपका ये जो फॉर्मूला है इसको हमने अंगीकार किया? कई लोगों ने अपने घर की नेम प्लेट बदल दिया। अच्छा, क्या ये पूरे देश में देखते हैं या सिर्फ आपके आसपास? आसपास है। मेरे को देश में पहुंचाने वाले आपके जैसे कोई आए नहीं ना। अच्छा। मैंने तो ये किताब है ब्राह्मण तक को दिया मेरे मित्रों को। उन्होंने हाँ। बोले ना, बात सही है, एक दिन तुम्हारे नाम नहीं पर किसी ब्राह्मण के नाम से ये चीज़ें सामने आ जाएगी बोले। अच्छा। वो उसकी क्रेडिट ले लेगा बोले, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन एक बात है पी.के. रामचंद्र साहब, आप पेशे से व्यवसायी हैं। व्यापारियों के पास तो इतना वक्त नहीं होता कि वो इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर सोचें, और आपने एक सामाजिक मुद्दे पर एक बड़ा फॉर्मूला तैयार किया कि जातियों का विनाश ऐसे हो सकता है। ये तो एक नशा है सर। ये तो नशा है, बचपन से अपन देखते आ रहे हैं जी। और घुटन महसूस करते थे क्योंकि मैं अपमान की परिभाषा समझ चुका क्या था। आप व्यापार व्यवसाय में भी इस बात को आपने हाँ, सब जगह अनुभव किया? हाँ, बराबर है ना। परंतु मैं सक्सेसफुल होने का कारण व्यवहार कुशलता मेरी। अच्छा। नहीं तो हमारी होटल कैसे चलती? हमारे गांव में होटल चल रही है, वही भांजे चला रहे उसको, वो नहीं चलती ना। पर आदमी को व्यवहार कुशल होना चाहिए। नम्रता, शालीनता, सहनशीलता, ये हमारे गहने होना चाहिए बुद्ध के हिसाब से। आप हमारे लोगों को गुस्सा इतनी जल्दी आता है कि पूछो मत। ऐसे बहुत से संगठन गुस्से में बने हैं। 1 करोड़ तो बौद्ध हो ही नहीं हम देश में, पर संगठन इतने हैं कि पूछो मत। सच्चाई ये है ना। क्या आप इसको बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भी हिस्सा मानते हैं? हाँ, समता स्थापित हो जाएगी तो बुद्ध ही तब है ना। वो बातें ही नहीं रहेगी ना। आज आपके साथ कोई दूसरा इसलिए दूरी बनाए रखता है कि जाति के कारण से, जाति के कारण से दूरी। आज जैसे आज का माहौल जो है, बहुत से लोग पहले से बाबा साहब को पसंद नहीं करते थे संविधान लिखने के बाद भी। बुद्ध लिए बाबा साहब ने तो लोगों को, बहुत से लोगों को लगा कि बुद्ध महार होगा इसलिए बाबा साहब ने लिए। ये भी लगा ना लोगों को। क्योंकि हम खुद ही बुद्ध से इतने अनुभव थे कि पता ही नहीं था यदि बाबा साहब नहीं लाते ना। लेकिन बहुत से लोगों के नामों में हम लोग बदलाव देखते हैं तो वो बौद्ध लिख देते हैं अपने नाम के पीछे। बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग अपने नाम के पीछे अम्बेडकर लगवा देते हैं। मैं क्या बोला? हाँ। बौद्ध लिखो तो भी तुम शेड्यूल कास्ट कहलाओगे, और अम्बेडकर लगाओ तो भी शेड्यूल कास्ट कहलाओगे। ये डिग्रियाँ छूटेगी नहीं तुम्हारे। जब तक जाति और सरनेम नहीं मिटती तब फिर ये बौद्ध लिखोगे, वो हिंदू लिखेगा, वो जैन लिखेगा, वो सिख लिखेगा। क्या हुआ ये? और इन सब के नीचे में दलित चाहते हैं, बौद्ध चाहते हैं। अच्छा, तो ये सारा जो बदलाव है नामों का, इसमें तकनीकी पहलू क्या है? डीएनए टेस्ट है तकनीकी पहलू। नहीं, मतलब ये जो सर्टिफिकेट्स पर जाएगा, तो देखिए पहले ये तकनीकी तौर पर कैसे जाएगा? देखिए, जब भी बच्चे पैदा होते नए वाले, उनका नाम इसी पैटर्न पे अपने बच्चों का रख दिया जाए। तो आपके यहाँ अपने? हाँ, मेरे बच्चों के नाम उसी पैटर्न में ना। अच्छा। हाँ, मेरे जितने भी नाती है ना, सबके नाम इसी पैटर्न में स्कूल में लिख दिया। जाति सरनेम लिखा ही नहीं अपने, सरनेम नहीं लिखा ना। दिल्ली के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बालाट के लड़के सर, टॉपिक तो चर्चा में था ना।
मेरा किताबें तो बाद में छपी, पर चर्चाओं में उसने लिख दिया। अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा, उसके 2 लड़कियां, दोनों को इसी पेटर में लिखा। मेरा सग्गा भांजा, उसका बेटा वे भोपाल में पढ़ रहा है, इसी पेटर में लिखे। जिनको अच्छा लगा लिखे ना, और जब पूछते ही उनसे वहाँ के प्रिंसिपल, यार ये कैसा है तुम्हारा ये, पर बताते तो बड़े खुश हो जाते, यार बात सही है बोलिए, माँ बाप का डीएनए तो है तुम्हारे साथ। हाँ? फिर माँ के नाम पर क्या लिखते हैं, पिता के नाम पर क्या लिखते हैं, जो अपने सर्टिफिकेट्स में लिखना होता है उनको? तो ये लिखते हैं, माँ जैसे बेटे का नाम आज कंप्लीट हो गया, पी के रामचंद्र, सरनेम की जरूरत ही नहीं ना जी। और जब ऐसा पूरा देश हो जाएगा तो कानून बन जाने चाहिए। मैं तो इसको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में कानून बनाना चाहता हूँ। मैं तो 200 साल का टारगेट है मेरा। अच्छा, 20 साल आपको चुनाव लड़ने में लगेंगे तो बस देश भर में चर्चा शुरू हो जाएगी। हो सकता है 50 साल में तुम सत्ता में आ जाओ, इसी 4 वाले लोग। SC ST OBC का अभियान जागे तो सत्ता में आने का टाइम नहीं लगेगा। OBC कोई सम्मानीय डिग्री है क्या? लगता है क्या सम्मानीय डिग्री? वो भले भी SC ST से ऊंचा है, पर सम्मानीय तो नहीं है ना उनके सामने। स्वर्ण के सामने सम्मानीय है क्या? नहीं है ना। तो ये मान सम्मान की बात है। ये मान सम्मान की लड़ाई सर, स्वाभिमान की लड़ाई, ये रोजी रोटी की लड़ाई तो नहीं है। ये मेरी वाली जो लड़ाई है क्या आपने ये सोचकर पुस्तकें लिखी कि इसे लोग एक लेखक के रूप में इसका मूल्यांकन करें? वो अब लोग जिस रूप में मूल्यांकन करें, या फिर आपने इस रूप में लिखी कि एक सामाजिक बदलाव के लिए जो एक माध्यम होता है, सामाजिक बदलाव के लिए बनी किताब लिखा। एक्चुअल में प्रत्येक व्यक्ति को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाती है। क्या आपको लगता है केवल नाम बदलने से काम हो जाएगा? हाँ, जाति और सरनेम करना है, नाम नहीं बदलना है, जाति और सरनेम समाप्त करना है, तो लोगों में मानसिकता बदलाव धीरे धीरे हो जाएगी। तो जाति व्यवस्था खत्म होगी ऐसा? बिल्कुल। जब लोकसभा में कानून ही पास हो जाएगा कि अब इस टाइप यदि मान लीजिए कि अभी इसी स्थिति में जब नाम नहीं बदले हैं, हाँ। और लोकसभा कोई कानून पारित करता है, नहीं कर ही नहीं सकता ना। हाँ, कैसे करेगा? जब तक लोकसभा में इस विचार के लोग नहीं पहुंचेंगे जातीय सरनेम खत्म करो, तब तक कैसे कानून हो ही नहीं सकता। और यदि मान लो आज लोकसभा ने को अच्छा लगा और किए, तो जनता भड़क उठेगी, तुमने जाति तो सारों से चलती है, कैसे तुमने मिटा दी। आज लोकसभा में बहुमत है ना, विधानसभा भी साथ में, तो भी यदि आज करते हो तो जनता भड़क जाएगी। जनता के दिमाग से इतने जल्दी निकलता नहीं। तो इस काम के लिए आप जो इस वक्त में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्या आपने स्वयं इसके लिए कोई प्रयास किया है पुस्तक के अलावा? नहीं, मैं कहीं मैंने अम्बेडकर जयंती वगैरह भाषण दिया तो लोगों के सर के ऊपर से जाती है। अरे ये कविता संविधान दिवस में बोलने वाला था, तो लोगों ने बोले यार मत बोलो, दूसरे लोगों को नाराज हो जाएगी। ऐसे हमारे लोग बोलते, क्या करो मैं। हाँ? ये जो बात है, ये बाबा साहेब के मार्गदर्शन से प्रेरित होती है? हाँ, बाबा साहब के मार्गदर्शन से। वो किताबें है ना, जो आपने किताब के जो एनिलेशन ऑफ कास्ट में तो आप लिखा है ना, पेज नंबर 75 पे देखिए आप, वो मैंने पेज नंबर 3 पे डाल दिया, जाति की शव यात्रा में। जी, पढ़े होंगे आपने। बाबा साहब का है ना। मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं किया, बाबा साहब का आदेश था, मैंने उस खोज करके मार्केट में लाया। आप इसको आविष्कार कहते हैं? हाँ, तो अभी मेरी खोज है तो मैं आविष्कार नहीं बोलूँगा क्या? सामाजिक खोज मेरी है ना। अच्छा। तो किसकी है? तो किसकी है? तो बहुत से लोग बहुत लिखते हैं, इसमें हर कोई अपनी माता का नाम पहले लिखे, अपने पिता का नाम उसके बाद लिखे, हाँ, और उसके बाद अपना स्वयं का नाम लिखे। सीधी बात, सिंपल सा फार्मूला है ना। माता का पहले इसके लिए लिखना चाहिए कि माता के पेट में नॉमिनरी गारंटेड है ना, इसलिए पहले उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा, आप इसको ऐसा क्यों नहीं सोचते कि पार्वती किशन रामचंद्र? हाँ, आप उसको पी के रामचंद्र ऐसा शॉर्टकट में, जैसे पहले मैं आर के सूर्यवंशी लिखता था, रार से मेरा नाम, के से पिताजी का नाम, सूर्य मेरी सरनेम थी। अच्छा, ऐसा था। पर जब ये फार्मूला किया तो फिर मैंने अपने आप से शुरू कर दिया। मेरे घर के सामने नेम प्लेट लगी है ना जी, वो तो हमने देखे देख लिए ना जी। तो है ना, मोहल्ले में ऐसे जगह लग गई ना, कुछ बहुत लोगों ने कटंगी बालाट में लग गई ऐसे प्लेट। ऐसे बहुत सारे लोगों में ये बात धीरे धीरे होगा, क्योंकि देखिए हमारे बदन में 6 लीटर खून है। क्यों डॉक्टर साहब? स्वस्थ माने प्रत्येक बूंद में समा गई सर। 100-200 बूंद से निकलने से काम नहीं चलेगा, पूरे 6 लीटर में से पूरा का निकालना पड़ेगा, मतलब पूरी देश की जनता का, तब ये फार्मूला ये होगा। इसके खिलाफ भी लोग रहेंगे। आपने आपकी इन पुस्तकों में एक हमने आलेखों का संग्रह भी देखा है, जिसमें है कि भारत के वंश पे जाति का दंश, भारत के वंश पर जातियों का दंश। तो इसका क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें बुद्ध शरण हंस जी के कुछ लेख हैं, कुछ हमने इनके भी हरदनिया जी के देखे हैं। तो इन लेखों का क्या विशेष महत्व देखते हैं आप? देखिए, जो भी इस संबंध में मेरे को पढ़ने को मिला,
मैंने कटिंग भेज दिया दूसरा हंस जी को। हाँ हाँ। वो बार बार बोलते थे 2 किताब लिखने के बाद तुम्हारे यहाँ चिंतन बहुत सटीक है बोले, भाषा बड़ी सिंपल है बोले, और कुछ लिखो और कुछ लिखो। बोला मेरे पास सब कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो बोला ये है कि अब लोगों का संग्रह है, बोला किसने जाति के खिलाफ ये क्या क्या किया कह के। मीरा कुमार जी का भी जब वो राष्ट्रपति हुए थे तो फिर बोला भेज दो, बोले मैं उसका भी छाप देता हूँ। तो मैंने भेजा, उन्होंने अपना भी डाला, सब कलेक्शन किया, इधर उधर तीसरी किताब छाप दिया। तो अंबेडकर मिशन से आप कब से जुड़े हैं? अंबेडकर मिशन से जुड़ने को मेरे को कम से कम 40-45 साल हुए। 40-45 साल। हाँ, तो मध्य प्रदेश का अंबेडकर मिशन आप ही के साथ आगे बढ़ा? नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। तो देखिए पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आता था क्योंकि किताबें नहीं थी मार्केट में। अच्छा। पर जाति का दंश तो मेरे दिमाग में भरा था, क्योंकि हर एक के साथ ऐसी घटनाएं होती है। लोग बोलता है ऐसे ही चलता है देश, और आगे बढ़ जाता है ना। हाँ हाँ। पर वो मेरे दिमाग पे भरा था। और फिर मेरे को वॉल्यूम नंबर 1 मिला पढ़ने को किसी के पास से। उस वॉल्यूम नंबर में एक में जो घटना आ गई थी, पूरा जाति का 40 पेज तो हो जाए। और बाबा साहब के जितने वॉल्यूम्स है मैंने 20-21 तो कलेक्ट किया, खरीदा, पर मैगजीम इसमें जाति के बारे में है। दर्द बाबा साहब का जाति, इससे बड़ा कोई दर्द ही नहीं था बाबा साहब के पास में। और इसलिए लिखा है कि मेरी तरफ से ने अपनी तरफ से जाति को जड़ से समाप्त कर देना। और एक आर्टिकल वगैरह मैंने किसी की किताब में लिखा था, एक पत्रिका में, जो ये दूसरी के आती थी, मौर्य वंश कह के। तो वो पटना में इनको मिल गए, बुद्ध सरहंस को। उन्होंने 300 रुपये की किताबें मेरे को भेज दिया, मैंने छुड़ा लिया। उसमें जो जाति का विनाश कह के किताब आई थी। अच्छा। हाँ, तब फिर मैं उसको पढ़ने के बाद प्रेरित हुआ और फिर उस काम के लिए लगा। मैं तो कांग्रेस का आदमी बना था, क्योंकि देखा कि आरपीआई की हालत क्या है। मेरे ख्याल से मैंने 2007-8 में कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से रिज़ाइन किया, जब ये मेरे को घटना घटी न पड़े होंगे कि एक एमएलए और एमपी को भी लोग हार पहनाने के तैयार नहीं थे। ब्राह्मण एमएलए एमपी होने के बाद मला रहे थे क्या है, तो मेरी क्या हाल हो गई, मैं तो अशुद्ध आदमी हूँ। और फिर मैंने उनको बहुत बोलते रहा, बोले नहीं ऊपर के नहीं मानते तुम। बोला मेरे को जाति के बारे में तुम्हारे कांग्रेस के मंच पे बोल देने की परमिशन दे दो। बोले नहीं तो साला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बोला मैंने आज से छोड़ दिया कांग्रेस। तो भी बुलाने चाहते थे, बुलाते ही रहते थे। मैं फिर रिजाइन दे दिया और फिर पेपर में छपा दे कि मैं कांग्रेस छोड़ के बसपा में शामिल हो गया। हालांकि मैं बसपा में कोई सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में नहीं रखा। मेरा मेंशन ये है, बसपा एक्सेप्ट नहीं करती ना। मान्यवर साहब ने सरनेम लिखना बंद किया, इतना किया ना, तो ठीक है। एक उनकी विचारधारा के कारण वो वर्ल्ड फेमस हो गए। पर सभी सरनेम लिखना बंद करके सिर्फ नाम से थोड़ी चलेगा हम, बाकी लोगों को तो कुछ करना पड़ेगा। फिर कुछ करना है तो फिर ना, ये इसका डीएनए टेस्ट आ गया था एनडी तिवारी जी का पेपर में 2001 में। फिर इसके बाद फिर मैंने 2000 के बाद ही मैंने किताबें लिखना और ये किया गया। 2004 में मेरे को दिल्ली इन्वाइट। और जैसे आपने लिखना शुरू किया तो 2004 में, 2006 में, 2005 में लोग सम्मानित भी करने लगे। ये इन सम्मानों को आपने कैसे देखा? नहीं, क्योंकि मैं प्रोत्साहित हुआ ना उससे। अच्छा भाई, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मेरे को बोलने का मौका मिला, क्योंकि अखिल भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने भी आपको पुरस्कृत किया। डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से नवाजा। और मेरे को बोलने का मौका दिया तालकटोरा स्टेडियम में। इसी शर्त पे गया था मैं कि मैं सिर्फ वो सर्टिफिकेट लेने नहीं आता हूँ। तुम मेरे को कैसे आपके तक पहुँची? बोले संघर्ष पहुँच गया। पढ़ने के बाद लगा कि आप नहीं सोच रखते, तो बोलने का मौका दूंगे क्या? बोले हाँ देंगे। तो मेरे को बोलने का मौका मिला तालकटोरा स्टेडियम में 2011 में। तो मतलब आपका काम पूरा हुआ। नहीं, एक भी आदमी मेरे को प्रोत्साहित करता है तो मैं तो खुश होऊंगा ही ना। 99 लोग भले मेरे को नेगलेक्ट करें, पर एक ने भी तो मेरी बात को माना ना। मेरी बात को 100% लोग मानेंगे क्या? ये तो संभव नहीं है। ये तो संभव नहीं। तो अपन भी उतने ही इसमें रहना ना, जितना मिला प्रोत्साहन। और प्रोत्साहन देने के प्रयत्न ही मैंने इस गाँव में चालू किया। हमारे लोगों को कोई प्रोत्साहन देते नहीं सर। मैं सोचा यार हमारे लोगों को क्या, मैं तो जनरल बनना है। मैंने गाँव के ही बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं जो 85% से ऊपर नंबर लाते हैं उनको 500 रुपये, और 95% से ऊपर 1000 रुपये वो देना शुरू कर दिया। पहले लेते नहीं थे। ऐसा कंपटीशन बढ़ा कि अभी 20 लड़के हर साल मिलते हैं मेरे को, और बड़ा उत्साह रहता है। 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है और वहाँ मेरा स्पीच होता है। ये बालाघाट जिले के सभी लोग बड़ा वंडर करते हैं कि यार हमारे समाज का आदमी किरोड़ में इतने सम्मान नहीं कैसे बने? व्यवहार के कारण से, नॉलेज के कारण से। आपको एक चीज़ बताता हूँ,
आपको तो याद ही होगा। आपको क्या लगता है कि हमारा जो अपना आचरण होता है, हाँ। हमारा जो बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छा या फिर जातियों का जो तमगा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण लोग प्रताड़ित होते हैं, या वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण लोग सताए जाते हैं, पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, उनका उत्पीड़न होता है? आपका ऑब्जर्वेशन कैसा लगता है? जातियों के कारण से ही ज़्यादा पीड़ित होता है आदमी। अच्छा। और दूसरा उसका व्यवहार के कारण से होता है। हमारे लोगों का व्यवहार कुशलता नहीं है। व्यवहार कुशल हो जाएगा तो बिजनेस में बहुत सक्सेस हो जाएंगे, पर है ही नहीं। है तो क्वांटिटी। आपकी ये जातियों की शव यात्रा जो है वो व्यवहार कुशलता के लिए क्या मार्गदर्शन करती है? मैंने लिखा है ना सर, विश्व शांति एवं सुखी जीने का पैगाम अपने घर से सुखी शुरुआत करें। विश्व शांति भाषण से नहीं आएगी। विश्व शांति का विश्व बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नैतिकवान बनना होगा। कैसे बने नैतिकवान, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को नीचे लिखे नियमों पर चलना होगा। इसका एक वीडियो बनाया है मैंने। आज से मैं सत्य बोलूँगा, ये अपने दीवार पे लिख दो जी। मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं कभी भी किसी जीव जंतु पशु पक्षी की हत्या नहीं करूँगा, मैं कभी भी कोई नशा शराब गांजा बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं कभी भी किसी महिला से छेड़छाड़ बलात्कार नहीं करूँगा, मैं हमेशा नम्रता से बातचीत करूँगा। एक मेन पॉइंट, मैं हमेशा शालीनता का व्यवहार करूँगा, मैं हमेशा सहनशील बना रहूँगा, कभी क्रोध नहीं करूँगा, मैं हमेशा ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करूँगा, मैं हमेशा चरित्रवान बना रहूँगा, मैं हमेशा प्रत्येक प्राणी के लिए दयावान बना रहूँगा। क्षमा दान से बड़ा दान कोई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को करुणामय होना चाहिए, वो तभी वो क्षमा कर सकता है। ये बुद्ध के तो विचार है, बुद्ध का नाम नहीं है इसमें, और ये पब्लिक में बोलता हूँ मैं। और इसने क्या लिखा जी। उपरोक्त बातों से ही विश्व में बंधुत्व और मैत्री भाईचारा निर्माण होगा। आप इन विचारों को आपके घर के अंदर दीवारों पर लिख दीजिए। आप व आपके परिवार के लोग इसे पढ़ते रहे, आप देखोगे कि आपके परिवार में 10 वर्ष में आपके घर के वातावरण में बदलाव हो जाएगा। 10 साल के अंदर यदि रोज़ इसको पढ़ते रहो, सब कुछ तो बदलाव आएगा ना। हर एक घर में होना चाहिए। और मेरा तो मेन आइटम मैंने बताई दिया, बाबा साहब जैसे सहनशील आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। यदि सहनशील अपमान सहन नहीं करता तो आज हो रहता। इतना सहनशील आदमी वो नहीं है, तो दुनिया में नहीं सर, मेरी नज़र में तो। इसलिए हमारे में कितनी सहनशीलता है, अब हम स्टडी करें। हर कोई हर एक अपने कोई स्तर पर करें। अपने ये हर एक के लिए लिखा मैंने। बिल्कुल। नम्रता, शालीनता और सहनशीलता, ये 3 गहने हमारे हैं, होना चाहिए सर। नम्रता, शालीनता और सहनशीलता, ये जिसमें आगे वो आदमी सफल। ये नाम आपने बदलने के बाद कितना बदलाव देखते हैं आप आपके साथ होने वाले व्यवहार में? नहीं, व्यवहार में तो सभी रिस्पेक्ट करने लग गए सर। हाँ, सभी रिस्पेक्ट करने लग गए। बात सही बोलते तुम्हारा, पर टाइम लगेगा, ऐसा ही बोलते हैं। नहीं, ये तो आपके काम के प्रति, लेकिन आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा है कि आप किसी अपरिचित व्यक्ति के पास, हाँ, जो आपको नहीं जानता, लेकिन आप कहते हैं कि मैं पी के रामचंद्र, हाँ, तो उनको समझा देता हूँ ना मैं, वो बदल जाता है 5 मिनट के अंदर पढ़ा लिखा आदमी। नहीं, आपने बदला भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो आपका सिर्फ कोई परिचित भी नहीं था, लेकिन आप उनसे मिले और आपका परिचय देते हुए आपने कहा कि मैं पी के रामचंद्र। हाँ। तो उनकी प्रतिक्रिया क्या वो होती है? पूछते सरनेम क्या है आपकी, मतलब रामचंद्र तो सरनेम है जी। या फिर भारतीय सरनेम समझ लो मेरे को। मेरा धर्म भी भारतीय, मेरी सरनेम भी भारतीय, मेरी जाति भी भारतीय है, सब भारतीय जो बोला भाई। तो पी के रामचंद्र साहब, हमें इस बातचीत को तो यहाँ रोकना होगा क्योंकि हमारा ये वक्त अभी पूरा होता है, लेकिन हम आपसे एक अंतिम टिप्पणी लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आपका जो चिंतन है वो चिंतन एक गहरा चिंतन है, बड़ी गंभीरता की ओर लेकर जाता है। उस चिंतन का एक विशिष्ट दायरा है, लेकिन वो अपने दायरे तोड़कर भी बाहर निकलता है। दायरा ये है कि वो एक बड़े लंबे वक्त तक चलता रहेगा, वो किसी एक मिशन का हिस्सा होगा, क्योंकि ये जातियों के विनाश की बात है और आप जातियों की शव यात्रा देखना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत आपने अपने स्वयं से कर ली है और आपके आसपास इसका बदलाव मिलेगा। हमारे दर्शकों के लिए इस पुस्तक के निमित्त और एक वयोवृद्ध लेखक के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक समाजशास्त्री के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो आप अपने आप को कहलवाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरा सबसे यही निवेदन है कि जब भी हम कोई किसी से मिलते हैं तो जय भारत से शुरू करें जी। उसके बाद सत्यमेव जयते, बस ये 2 शब्द बोल के छोड़ दो, दूसरा कुछ नहीं बोलने का। ये अपरिवर्तित शब्द है, संविधान परिवर्तित शब्द है। अब इस तक 110 तो मेरे ख्याल से अमेंडमेंट हो चुके हैं, वो बदलते रहता है, पर ये चीज़ बदलने वाली नहीं है। ये चीज़ में तुमको राष्ट्रीयता
मिलेगी। और सत्य में जयते तो हमारा घोष वाक्य ही है, बुद्ध का दिया हुआ है ना, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये दो ही बातें मार्केट में आऊँ, तो आपने सिर्फ जय भारत बोला, बाकी छोड़ दिया तो सोचते रहेगा वो, यार ये है कौन। तो सत्य की विजय हो। सत्य की विजय। तुमने जय भीम बोले तो मार समझ जाएगा, जय श्री राम बोले तो तुम्हारा वो हिंदू धर्म समझ लेगा, जय मसीह बोले तो कृष्ण समझ लेगा, वाहे गुरु बोले तो सिख हो जाता है। इसलिए ये धार्मिक के अभिवादन बंद करो और सिर्फ जय भारत पे चालू करो, राष्ट्रीयता पहले लाओ और सत्यमेव जयते के साथ चलो। राष्ट्रीयता और उसके साथ एक संवैधानिक संस्कृति का निर्माण पीके रामचंद्र साहब का ये स्वप्न नहीं है, ये उनका मिशन है। वो इस मिशन को पूरा होता हुआ भी देखना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने उसे एक डिज़ाइन किया है। इस पूरे बातचीत में उन्होंने एक ही बात कहनी चाहिए कि और क्या कहूँ, बस यही कहना है कि माँ है, पिता है और बेटा है, तो बस इतनी ही पहचान होनी चाहिए, बेटा या बेटी, माँ पिता बेटा या बेटी, बस यही पहचान है। और इसी पहचान के साथ मनुष्य को पहचाना जाना चाहिए। मनुष्य मनुष्य है और इसलिए वो मनुष्यता में है तो वो मनुष्यों के रूप में ही पहचाने जाए। हम बातचीत कर रहे थे पीके रामचंद्र साहब से। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बातचीत की और ये जातियों की शव यात्रा और पंचशील मिसाइल को आपने बड़े कम शब्दों में, जैसा कि आप पुस्तकों में लिखते हैं, बड़े कम शब्दों में, उतने ही कम शब्दों में बड़ी सटीकता से आपने इस बात को हमें समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भारत। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।